अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल हैं जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाली ज़ात है। और खुशामदीद कहते हैं आपको कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी के ऑफिशियल फोरम पर। स्टूडेंट्स की डिमांड थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर आपके जो स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं आप उनका भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन और उनके कुछ वीडियो या ऑडियो में लेक्चर्स वगैरह हमें हमारे सामने लेकर आया करें, ताकि हमें कुछ सीखने को मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कामयाब होते रहते हैं, लेकिन हम वैसे ही बस ये शो ऑफ वाली बात थी नहीं एकेडमी की तरफ से ना। लेकिन फिर मैंने सोचा चलें अगर स्टूडेंट्स का इसमें फ़ायदा है तो हम लेकर आते हैं सामने, एक एक करके आपके सामने लेकर आते रहें कि ये हमारी माशाल्लाह सना रशीद, रोल नंबर C69 इनका था प्रीवियस सेशन में कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी के। और इन्होंने एक नहीं भाई दो दो टेस्ट माशाल्लाह 17 स्केल के क्लियर किए हैं, और दोनों टेस्टों के इंटरव्यूज़ भी इनके बड़े ज़बरदस्त हुए हैं माशाल्लाह, और ये रिकमेंड भी हो जाएंगी। और सोशियोलॉजी इनका सब्जेक्ट है। और ये भी मैं बता दूं कि ये माशाल्लाह इन्होंने सिर्फ सोशल वेलफेयर ऑफिसर का पेपर ही नहीं दिया और टेस्ट क्लियर नहीं किया, इंटरव्यू ही नहीं दिया, बल्कि ये अपनी पर्सनल लाइफ में भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करती हैं। और मैंने इनको ये चीज़ करते हुए देखा है, इसलिए मुझे यकीन है कि 100% इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इन्होंने सिलेक्ट हो ही जाना है, और अल्लाह ताला की रहमत ज़रूर होगी। फ़ौरन स्टेटस पर आपको हमारे नज़र आएगा कुछ दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह। फ़िलहाल इनका इंटरव्यू कैसा हुआ, पैनल ने क्या क्वेश्चंस पूछे, किस तरीके से उन्होंने तैयारी की, और दो दो टेस्ट जो क्लियर किए 17 स्केल के, ये सफ़र कैसा रहा। व्हाट्सएप पर ही हमने सिंपल सा ऑडियो में एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। ज़ाहिर है वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था फ़ीमेल के साथ, तो बड़ा सिंपल सा है, आप इसको एक बार सुनिए, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होने वाला है, नुकसान तो कोई होने वाला नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, यहाँ पर बहुत सारा काम आपको करवाया जाता है डेली बेसिस पर। शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सना रशीद, क्या हाल है आपके, ठीक है आप। अच्छा, सबसे पहले ना देखने वालों को और सुनने वालों को अपना तारुफ करवाएं कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और कहाँ से आप बिलोंग करती हैं, ये प्लीज़ आप बताएं, अपना इंट्रोडक्शन कराएं, फिर हम प्रोसीड करते हैं और जानते हैं कि आपने ये माशाल्लाह जो इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है अभी रिसेंटली, इसके पीछे क्या राज है। और स्पेशली गर्ल्स जो है ना, आपसे गर्ल्स बहुत कुछ सीखना चाहेंगी, क्योंकि लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं कि वो किस तरीके से तैयारी करें। और जाहिर सी बात है लड़कियों के लिए थोड़ा सा घर से बाहर निकलना भी ज़्यादा टफ है हमारे माहौल में। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कराएं प्लीज़, और फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे ये एक मौका दिया कि मैं अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करूं कि मेरा ये जर्नी किस तरह का था, मैंने किस तरह से टेस्ट की प्रिपरेशन की। इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच सर। एंड मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि माय नेम इज़ सना रशीद एंड आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के भी एक रिमोट एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ। अच्छा जी, जैसा कि मैं माशाल्लाह आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सना रशीद ने अभी 17 स्केल के एक नहीं दो दो टेस्ट क्लियर किए हैं। सोशल वेलफेयर ऑफिसर 17 स्केल का, और माशाल्लाह दूसरा लेक्चरर सोशियोलॉजी 17 स्केल का। तो मेरा सना आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जो ये तैयारी की और दो टेस्ट क्लियर किए, इसके पीछे मतलब ये है कि सोशियोलॉजी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक एरिया है, तो लड़कियों को आप क्या पैगाम देंगे कि उनको इस तरीके से सक्सेस हासिल करने के लिए अपनी जर्नी को किस तरह प्रोसीड करना चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसा क्या मतलब आपने किया कि आपने माशाल्लाह दो 17 स्केल के टेस्ट क्लियर कर लिए। प्रिपरेशन कर सकते हैं घर रह के। पेरेंट्स की भी दुआएं होती हैं और टीचर्स की दुआओं के साथ साथ मेहनत भी होती है, और ख़ुद कैंडिडेट की भी मेहनत होती है, और उसका एक डिसिप्लिन होता है कि वो अपनी स्टडी को कितना टाइम देते हैं। माशाल्लाह से आपने भी बहुत कोऑपरेट किया है कि मेरे ये जो 2 पेपर क्लियर हुए हैं सब्जेक्ट के साथ साथ, उसमें क्योंकि जीके का भी बड़ा रोल होता है, 20 मार्क्स के होते हैं। तो से जहाँ तक गर्ल्स है कि फीमेल्स किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं घर रह के, तो आई थिंक अब जो है ना हम जिस एज में जी रहे हैं तो वो जो है ना टेक्नोलॉजी का है, और हमें घर बैठे भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम बेस्ट है प्रिपरेशन का। आपको जो आने जाने का टाइम होता है एकेडमी का, वो भी वेस्ट होने से बच जाता है। इसके साथ रीज़नेबल फ़ीस होती है। आपके सेशन जब मैंने ज्वाइन किया था तो उसकी फ़ी बिल्कुल रीज़नेबल अफोर्डेबल थी, और उस कम फ़ी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है।
तो सर आई थिंक कि फीमेल भी जो है ना अब घर बैठ के बहुत अच्छी तैयारी कर सकती हैं। वो ऑनलाइन सोर्सेज़ को अवेल करें और अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। बाकी उसके साथ-साथ जो है ना अपने खुद के नोट्स वग़ैरह बनाएँ, खुद भी थोड़ा मतलब जो है ना वो अपनी स्ट्रगल इसमें डालें। तो आई थिंक कि हम सब लोगों के पास ही ये अल्लाह ताला ने ज़हन हम सबको दिया होता है, बस हमें थोड़ा उसे यूटिलाइज़ करना होता है। तो अब तो हमें आप जैसे टीचर्स की शक्ल में जो है ना ये फैसिलिटी भी मिल गई है कि हम घर बैठे जो है ना उन कैंडिडेट्स की तरह हम भी तैयारी कर सकते हैं, जो बाकायदा फिज़िकल अकेडमीज़ को जो है ना जिन्होंने जॉइन किया हुआ होता है। सना रशीद, बड़ी अच्छी बातें आपने की यहाँ पर। स्पेशली आपका पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप घर बैठकर अगर तैयारी कर सकते हैं तो आप फिजिकल क्लासेस में जो काम सारा ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको मिल रहा हो और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, जिस तरह हमारी एकेडमी भी काम करवा रही हो और आपने माशाल्लाह यहाँ पर तैयारी की थी और आप मुतमईन भी हैं और आपको फ़ायदा भी हुआ माशाल्लाह, इसका मुझे बड़ी खुशी है कि आपको इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ। और अब जो सेशन चल रहे हैं एकेडमी के, ऑफ कोर्स आपने देखे होंगे कि उनके अंदर वीडियो लेक्चर्स हैं और काफ़ी चीज़ों को जो है ना एक्सपेंड किया गया और एक्सटेंसिव तरीके से काम करवाया जा रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का एकेडमी के हवाले से भी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप ये बताएं कि इंटरव्यू आपने जब दिया है, माशाल्लाह इंटरव्यूज़ आपने 2-2 इंटरव्यूज़ दिए, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा दोनों इंटरव्यूज़ का? थोड़ा-सा ऐसे कंसाइज़ वे में आपने दोनों का बताना है कि लेक्चरर सोशियोलॉजी का जो इंटरव्यू था क्या वो कंप्लीटली इंग्लिश में हुआ था या बाइलिंगुअल था या सिर्फ उर्दू में हुआ? और जो ये जो आपका सोशल वेलफेयर ऑफिसर का था वो किस तरीके से था? चेयरमैन कौन था वहाँ पर और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या आपसे टोटली सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे गए या कुछ जीके के भी क्वेश्चंस पूछे गए? फिर फाइनली मैं आपसे थोड़ी सी सजेशन लूंगा स्टूडेंट्स के लिए कि उनको जीके के पोर्शन को किस तरीके से तैयार करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब जो फैसिलिटीज़, जो अपॉर्च्युनिटीज़ हमें घर बैठे मिल रही हैं, तो वो हमें बाहर क्यों जाना चाहिए, जब हम घर में बैठ के प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ऑनलाइन प्रिपरेशन बेस्ट है हम लोगों के लिए जो बाहर नहीं जाना अफ़ोर्ड कर सकते। एंड सर सेकंड थिंग इज़ दैट आपने पूछा है कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा, तो सर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का। सर पैनल बहुत अच्छा होता है। कैंडिडेट अगर अपने जो है ना मैनर्स सही रखे, वो कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करें और अगर कोई आंसर आपको नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल अच्छे वे में और एक शाइस्ता तरीके से उनको बोल दें, सर सॉरी मैं इस टाइम रिकॉल नहीं कर पा रही या मैं उसको मेमोराइज नहीं कर पा रही, तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाता। मेरे जो दोनों इंटरव्यूज हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सोशल वेलफेयर के, जो मेरे सारे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, वो शायद देखना चाह रहे थे कि इस कैंडिडेट के अंदर कितनी जो है ना डेप्थ है, इनकी सोच की कितनी गहराई इनके अंदर है। तो उसमें जो सिलेबस से रिलेटेड थे वो मेरे जस्ट 1-2 क्वेश्चन थे और जीके से रिलेटेड भी थे, जिस तरह से व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे, क्योंकि ये जो पोस्ट थी वो वेलफेयर की जो थी उसमें मेरे 5 सब्जेक्ट्स थे, जिसमें जीके भी इंक्लूड था। एंड सर जो सेकंड थिंग है सोशियोलॉजी का जो मेरा इंटरव्यू है उसमें तो सारे सिलेबस बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे गए थे, जीके का कोई क्वेश्चन उन्होंने नहीं किया था। लेकिन सर जो चीज़ मैटर करती है, कोई बंदा अपने नॉलेज में परफेक्ट नहीं होता। हम जितनी किताबों को रट लें, हम जितना कुछ भी पढ़ लें, कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमारी नज़र से नहीं गुज़री होती। तो उसका बेस्ट वे यही है कि आप उनको प्रॉपर और शाइस्ता अंदाज़ में आप उनको सॉरी बोलें और उनसे शेयर करें कि सर अगर कोई आंसर ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर बिल्कुल आपको नहीं आ रहा, माइंड में आपके उसकी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, तो आप सिंपली उनको बोल सकते हैं, सर मैं आपके साथ इसकी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहूँगी। और सर थर्ड चीज़ ये है कि पैनल आपका इंटरव्यू उर्दू में लेता है या इंग्लिश में, ये डिपेंड करता है कैंडिडेट पे। क्योंकि जब हम अपना इंट्रो दे रहे होते हैं तो पैनल को आइडिया हो जाता है कि इस कैंडिडेट की फ्लुएंसी कितनी है, इंग्लिश में कितनी है, उर्दू में कितनी है। तो इंट्रोडक्शन आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए, उस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंट अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास अच्छे मैनर्स होने चाहिए। जब आप जाएँ तो पैनल को भी फ़ील हो कि हाँ भई ये जो बंदा आया है इंटरव्यू के लिए 17 ग्रेड की ये एक सीट के लिए जो आया है, तो वाक़ई इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसके मैनर्स, इसका कॉन्फिडेंस उसके साथ मैच कर रहा है। तो क्वेश्चंस बेसिकली इंट्रोडक्शन तो वो इंग्लिश में लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन वो आपसे इंग्लिश में कर रहे हों, तो आपको उसका आंसर अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है।
और फिर वो खुद ही क्वेश्चंस उर्दू में भी ले जाते हैं, तो आप उनका आंसर उर्दू में करें। जिन टीचर से मैंने इंटरव्यू की तैयारी की है या जिस तरह से जो सीनियर्स गाइडलाइंस देते हैं, उनके मुताबिक ये चीज़ बेस्ट होती है, ये स्ट्रैटेजी कि आप उसी वे में आंसर करें जिस वे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन सर मेरे जो क्वेश्चंस थे क्योंकि वो सब्जेक्ट रिलेटेड थे, उन्होंने वो डेफिनेशंस और क्वेश्चंस पूछे थे तो मैंने उनके आंसर्स इंग्लिश में किए थे और फिर जो मैंने उनकी एक्सप्लेनेशन थी या एग्जांपल्स वगैरह थी, वो मैंने उर्दू में बताई थी। चले माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं सना कि आपके ख्याल में जो आप इंटरव्यू में जब आप बैठे होते हैं तो आपके पास जो नॉलेज होता है वो आपके कितना एक काम आता है? क्या सिर्फ कॉन्फिडेंस होना काफ़ी है या आपके पास अगर नॉलेज है तो वो आपके काम आ सकता है वहाँ पर? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर पास्ट पेपर से अगर एमसीक्यूज को रट्टा मार ले तो हम बड़ा टेस्ट को इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में अगर सिर्फ एमसीक्यूज को किसी ने रट्टा लगा रखा है तो क्या इंटरव्यू में उसके कामयाबी के चांसेस कम हो जाते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल में तो अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज को रट्टा लगाते हैं तो आपके इंटरव्यू में कामयाब होने के चांसेस कम होते हैं। तो मेरी ज़ाती राय तो यही है कि पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज को रट्टा लगाने के साथ-साथ जो भी पीपीएससी के 9-10 सब्जेक्ट्स हैं उनको पार्ट वाइज़ भी आपको जो है मतलब उनको कंसेप्चुअली आपको पढ़ना चाहिए और आपको उनके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके नाकामी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है और आपका स्टूडेंट्स को इस हवाले से क्या मशवरा है? प्लीज़ ज़रा बताइएगा स्टूडेंट्स को। साथ एग्री करती हूँ इस पॉइंट पे। दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है और साथ में आपके पास नॉलेज का होना भी ज़रूरी है। देखिए अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है और नॉलेज नहीं है तो आप कॉन्फिडेंस से कितनी हद तक जो है ना पैनल को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। वो आपको कोई क्वेश्चन करें तो आप ज़ाहिर बात है जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप उनको सॉरी ही बोल रहे होंगे, तो आप नहीं इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरी चीज़ आपके पास नॉलेज आपने अच्छा माशाल्लाह प्रिपेयर किया हुआ है लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप अपने नॉलेज को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक दोनों चीज़ों का साथ होना ज़रूरी है। और सर जस्ट एमसीक्यूज को रट्टा मारने से तो मेरे ख्याल से कोई भी हम टेस्ट हो या कोई भी हम जो है ना इंटरव्यू हो वो क्लियर नहीं कर सकते। हमें उसकी इन डेप्थ स्टडी करनी होती है, जिस तरह से आप खुद कह रही हैं कि जो एमसीक्यूज हैं वो ज़ाहिर बात है वो हमें एक पॉइंट के एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। हो सकता है कि जो पैनल है वो हमसे जो है ना उसकी वो ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ना पूछ रहा हो, टू द पॉइंट मतलब हम उसको एक वो कर लें और वो पीछे उसकी हिस्ट्री में चला जाए। अब जिस तरह से है कि अभी पैलेस्टाइन का जो एक करंट जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी डेट के अलावा डेट वो पूछ ले कि भाई क्या है, कब से स्टार्ट हुआ है, तो वो उसके पीछे हिस्ट्री में चला जाए। और हमने तो एमसीक्यूज को रट्टा मारा हुआ होता है कि भाई पैलेस्टाइन का जो इशू है वो तो मतलब फलस्तीन का और इसराइल का चल रहा है, फलां डेट से चल रहा है, लेकिन उसके पीछे कॉजेज क्या है, अगर हम उसको सॉल्व करना चाहें उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, तो वो मतलब आपको एक इन डेप्थ और इंटेंसिव स्टडी होना जरूरी है उसके लिए। तो सर आई थिंक कि हमारे पास जो है ना नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए और साथ में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और जस्ट हमें एमसीक्यूज पे रिलाई नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, माशाल्लाह आपने सना रशीद की बातें सुनी और हम इनको एक बार दोबारा मुबारकबाद पेश करते हैं। एक बड़ी अच्छी स्टूडेंट है हमारी और इन्होंने इन्होंने देखें जो बातें की वो यही थी कि तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको सिर्फ एमसीक्यूज़ को रट्टा नहीं लगाना, आपको 10 के 10 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए और आपको इंटरव्यू में अगर कामयाब होना है तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, वो भी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बनती। और माशाल्लाह इन्होंने 2-2 17 स्केल के टेस्ट क्लियर कर लिए, इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। इंशाल्लाह ये रिकमेंड भी बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी भी इंशाल्लाह सुना दी जाएगी। बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स जो कामयाब हुए एक-एक करके आपके सामने हम लेकर आएँगे, तो आप चैनल के साथ रहें, आप अकेडमी के साथ अगर आप सेशंस जॉइन करना चाहते हैं अकेडमी के तो मोस्ट वेलकम। आपको कॉन्टैक्ट नंबर मालूम है, उसके ऊपर व्हाट्सएप करें और अकेडमी के सेशंस को फ़ौरन जॉइन करें। ठीक है जी? स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।